इश्क बगावत दिल संभल जा ज़रा। एपिसोड नंबर 22। अब तक आपने पढ़ा। अरविंद ने ऐश्वर्या की सच्चाई घर वालों को बता दी थी। वहीं घर वाले ये सुनकर तो बिल्कुल सदमे में चले गए थे। आइए देखते हैं आखिर क्या होगा जब ऐश्वर्या जानेगी कि फ्रॉड तो उसके साथ हो गया है। चलिए जानते हैं कि अब आगे क्या होता है। अब आगे जब अरविंद से ये पूछा गया कि गुनगुन के साथ गलत नहीं हुआ तो किसके साथ हुआ है, ये सुनकर तो अरविंद मुस्कुराते हुए सभी की तरफ देखकर बोला। अरविंद बोला, सिंपल सी बात है, गलत उस इंसान के साथ हुआ है जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहा था और लास्ट में वो इंसान उसी गड्ढे में खुद ही गिर गया। अरविंद ने जैसे ही ये बात कही तो सबके लिए समझना आसान था कि अरविंद किस इंसान के बारे में उन लोगों से बात कर रहा है। तो वहीं ऐश्वर्या ने जब ये सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो अपने पेट पर हाथ लगाने लगी। उसकी हरकत देखकर अरविंद के चेहरे पर मुस्कान थी। अरविंद मुस्कुराते हुए बोला। अरविंद बोला, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं हुआ है गुनगुन के साथ। वो जो हक तुम दूसरों से छीनना चाहती थी वो हक तुम्हारा छिन गया है। तुम माँ नहीं बन सकती। ऐश्वर्या, जिस डॉक्टर को तुमने पैसे देकर काम करवाना चाह रही थी, मैंने उसी डॉक्टर को धमकाकर तुम्हारा प्लान तुम पर ही आजमाने को कह दिया था। और तुम्हें याद है, उस दिन तुम बेहोश हुई थी। तुम किसी स्ट्रेस की वजह से बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि तुम्हें बेहोश किया गया था ताकि तुम्हारे साथ वो सब किया जा सके जो तुम गुनगुन के साथ करने जा रही थी, बिना कोई सबूत छोड़े। तभी ऐश्वर्या गुस्से से बोली, अरविंद, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम जानते हो मेरा माँ बनना कितना ज़रूरी था तुम्हारे लिए। मैं चाहती थी कि हम अपनी नई फैमिली शुरू करें। मैं सब कुछ फिर से शुरू करना चाहती थी। तभी अरविंद बोला, नई फैमिली, वो भी तुम्हारे साथ? हाँ, कभी नहीं। ऐश्वर्या बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अरविंद, मैं तुम्हें पुलिस पे लेकर जाऊंगी, तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। तभी अरविंद बोला, पुलिस तो यहीं पर खड़ी है, चलो बोलो पुलिस से। क्या बोलोगी? सर, इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया। इतना कहकर अरविंद बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। तभी इंस्पेक्टर बोला, अरेस्ट करो इसे और गाड़ी में लेकर चलो। इतना कहकर इंस्पेक्टर सर चुप हो गए। तो वहीं ऐश्वर्या गुस्से से बोली, अगर मैंने गलत किया है तो इंस्पेक्टर, इसने भी गलत किया है। इसे भी गाड़ी में डालो, जेल में लेकर चलो। इतना सुनकर ऐश्वर्या गुस्से से पागल हो चुकी थी। तो वहीं इसके उस पागलपन को देखकर अरविंद उससे मुस्कुराते हुए बोला। अरविंद बोला, इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं करेंगे। जानती हो क्यों? क्योंकि इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त, और मैंने ये सब बातें पहले ही इसे सब कुछ बता दी थी। तुम्हारे खिलाफ हर एक सबूत मैंने इसे दिया है और मेरे खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है। तो तुम कैसे साबित करोगी कि मैंने सब कुछ किया है? हम कोर्ट में साबित कर देंगे कि तुम्हारी बच्चेदानी पहले से ही डैमेज थी, रूही के जन्म के समय कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, वगैरह वगैरह। हम कुछ भी बोल सकते हैं और तुम कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा था ना ऐश्वर्या कि कर्म लौट कर आता है, और तुम्हारे साथ वही हुआ है। अब तुम्हारा मेरी और मेरी बच्ची की ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, और फांसी की सज़ा तो तुम्हें होकर रहेगी, क्योंकि तुमने इतने गुनाह किए हैं जिनकी लिस्ट लिखते लिखते शायद इंसान थक जाए और वो लिस्ट कभी ख़त्म ना हो। इतना कहकर अरविंद ने इंस्पेक्टर को उसे ले जाने के लिए कह दिया। वहीं ऐश्वर्या चीखते चिल्लाते हुए जा चुकी थी। घर वाले ऐश्वर्या की इस हरकत से बहुत गुस्सा थे। सभी लोगों ने काफ़ी सोच समझकर इस बात का फैसला किया कि अब ऐश्वर्या को कोई भी नहीं छोड़ेगा, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। सबने अरविंद का धन्यवाद किया। गुनगुन तो इस बात को सोचकर ही डर रही थी कि अगर ऐश्वर्या अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो उसका क्या होता। वो काफ़ी घबराई हुई थी। शिवांग उसे कमरे में लेकर गया तो उसे आराम करने के लिए कहा। रुद्रांशी वहीं कमरे में गुनगुन के साथ थी। गुनगुन कमरे में आकर रुद्रांशी की गोद में बेतहाशा फूट फूट कर रोने लगी। उसने रुद्रांशी से माफ़ी भी मांगी कि उसने पहले जो कुछ भी किया था शायद यह उसी की सज़ा है। रुद्रांशी जानती थी कि इस समय वो काफ़ी दुखी है और एक ऐसी स्टेज में है जिसमें उसे किसी एक इंसान के सपोर्ट की ज़रूरत है। रुद्रांशी ने उसे काफ़ी समझाया और उसे सपोर्ट किया। थोड़ी ही देर बाद गुनगुन आराम से सो चुकी थी, लेकिन शिवांग ने सोच लिया था कि वह ऐश्वर्या को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अरविंद भी घर वालों से विदा लेकर रूही को लेकर हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। घर वाले ये सोच रहे थे कि समय रहते अरविंद को ऐश्वर्या की सच्चाई पता चल गई और अरविंद ने वो होने से रोक दिया जो अगर हो जाता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। फिर घर वाले यही सोच रहे थे कि ये काली रात के बाद आने वाली सुबह एक नए उजाले के साथ आएगी और सब कुछ अच्छा ही होगा। और ठीक ऐसा ही हुआ।
सभी लोग इस हादसे को भूलने की कोशिश कर रहे थे, अपने अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे गुनगुन की तबीयत में भी सुधार आ गया था। एक दिन जब गुनगुन अपने कमरे से बोर होकर हॉल की तरफ आई तो उसने देखा कि हॉल में सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं। गुनगुन सबके पास आकर बैठ गई। घर वाले ये देखकर खुश थे कि गुनगुन ठीक हो रही है, साथ ही में वो सब कुछ भूलने की कोशिश भी कर रही है। सभी लोगों ने गुनगुन को समझाया और उसे विश्वास दिलाया कि सभी लोग उसके साथ हैं। इस स्थिति में उसे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जो होना था वो हो चुका। अब उन्हें अपने आने वाले भविष्य की चिंता होनी चाहिए, जो कि बहुत खुशनुमा होने वाला है। गुनगुन ने भी सबकी बात सुनी और ये डिसाइड किया कि जो कुछ भी होना था वो तो हो गया, उसे अब एक नई शुरुआत करनी चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। उस हादसे को 8 महीने हो चुके थे और इन 8 महीनों में गुनगुन ने रुद्रांशी की प्रेगनेंसी में उसे काफ़ी संभाल कर रखा हुआ था। रुद्रांशी जो कि अपनी प्रेगनेंसी का 9वां महीना पूरा करने को जा रही थी, वो इसी इंतज़ार में थी कि अब कुछ ही टाइम में उसका प्यारा सा छोटू बेबी उसकी गोद में होगा। घर वाले बहुत खुश थे और बेसब्री से आने वाले नन्हे मेहमान का इंतज़ार कर रहे थे। गुनगुन ने छोटे बेबी के लिए काफ़ी नए नए ऊनी कपड़े बनवाए थे। उसे छोटे छोटे स्वेटर बनाना, छोटे छोटे मोजे, बच्चों के लिए छोटी सी टोपी, दस्ताने बनाना बहुत पसंद था। और हो भी क्यों ना, आखिर मासी और चाची जो बनने वाली थी। इस बीच काफ़ी कुछ बदला, राठौर परिवार की ज़िंदगी में भी और प्रताप परिवार की ज़िंदगी में भी। लंदन में रुद्रांश ने आकृति को मनाने की बहुत कोशिश की और आकृति ने रुद्रांश को आखिरकार माफ़ कर ही दिया और समय रहते रुद्रांश ने आकृति के लिए रिश्ता राठौर फैमिली को भेज दिया। दीप्ति जी और अभय जी इस बात से खुश थे कि एक बार फिर घर में शहनाइयाँ गूंजने वाली हैं। आकृति और रुद्रांश की शादी की बातें घर में चलने लग गई थी। बच्चा हो जाने के बाद ही उन दोनों की शादी का अच्छा मुहूर्त निकला था। घर वाले बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने में लगे थे, पर अभी भी कोई था जो सिंगल था। वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र था। रुद्र जो अभी भी किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो उसे समझ सके और जिसे वो समझ सके, पर शायद उसकी मोहब्बत का सफ़र अभी तक अधूरा ही था और वो सफ़र कब पूरा होगा ये तो सिर्फ और सिर्फ समय जानता था। खैर, धीरे धीरे समय बीता और वो दिन आया जिस दिन रुद्रांशी ने अस्पताल में एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। वहीं अस्पताल में जब अथर्व ने ये सुना कि उसे बेटा हुआ है तो घर वाले खुशी के मारे झूम उठे। घर वाले बहुत खुश थे और हो भी क्यों ना, आखिर राठौर खानदान का पहले वारिस ने जो जन्म ले लिया था। ये खुशी राठौर परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी थी। घर वाले इस बात से बहुत खुश थे। कुछ ही दिनों में रुद्रांशी को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया और वो बच्चे को लेकर अथर्व के साथ घर आ गई। राठौर मैंशन में उसका भव्य स्वागत किया गया। पूरे घर को सजाया गया, यहाँ तक कि पूरी सियासत में मिठाइयाँ बांटी गई, गरीबों को दान दिया गया था। पूरी सियासत में इस दिन को बड़ी ही खुशी के रूप में मनाया जा रहा था। दिन बीते और नामकरण का दिन आया। अथर्व और रुद्रांशी के बच्चे का नाम गर्विक सिंह राठौर रखा गया। नामकरण के दिन ही आकृति और रुद्रांश की सगाई का दिन भी तय था, इसलिए नामकरण होते ही उसी दिन आकृति और रुद्रांश की सगाई हो गई। शादी की डेट 1 हफ्ते बाद की थी, इसलिए सभी लोग शादी के लिए बेहद एक्साइटेड थे। लेकिन इस शादी में एक ऐसा किरदार आने वाला था जो कि हमारे सिंगल रुद्र की ज़िंदगी में शायद नई बहार लेकर आने वाला था। खैर, शादी की तैयारियां, सब लोग शादी के लिए एक्साइटेड थे और घर की लेडीज़ तो शॉपिंग के लिए और बाकी सारी तैयारियों के लिए एक्साइटेड थी। खैर, इस बात से राठौर परिवार और प्रताप परिवार में एक नई रौनक लग गई थी। और फिर वो दिन आया जिस दिन से शादी की सभी रस्में शुरू हुई। सबसे पहले रस्म थी गणेश पूजा की। विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा के बाद बाकी की रस्मों की शुरुआत की गई। गणेश पूजा के बाद हल्दी की रस्म थी, इसलिए प्रताप मैंशन में सबसे पहले हल्दी हो गई थी। गुनगुन और रुद्रांशी दोनों ही प्रताप मैंशन से हल्दी लेकर राठौर मैंशन आए। दोनों ही अपनी ननद और अपने भाई की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थे। खैर, शादी की अगली रस्म हल्दी की रस्म होने के बाद हल्दी शुरू हुई। सबसे पहले आकृति को दूल्हे की लाई हुई हल्दी लगाई गई। धीरे धीरे घर के बड़ों ने और फिर सभी लोगों ने आकृति को हल्दी लगाई। हल्दी की रस्म जब पूरी हुई तो सभी अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए, लेकिन आकृति इस समय थोड़ा बिजी थी। आकृति अपने फ़ोन पर किसी से बात करने पर लगी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत बेचैन है। आकृति जो कि कॉरिडोर में इधर उधर घूम रही थी, तभी उस पर रुद्र की नज़र पड़ी। रुद्र दौड़ते हुए आकृति के पास आया और बोला। रुद्र बोला, क्या हुआ, तू यहाँ क्यों घूम रही है, वो भी बंदरिया की तरह? ये नहीं कि अंदर कमरे में जाकर आराम कर लो, शादी होने वाली है इसकी, कोई कहेगा इसे देखकर?
मुझे तो अभी भी डाउट हो रहा है रुद्रांश की पसंद पर। जैसे ही आकृति ने यह सुना तो उसने घूर कर रुद्र की तरफ देखा। तभी रुद्र थोड़ा शांत होते हुए उससे बोला। रुद्र बोला, ठीक है, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बता तू यहाँ क्यों खड़ी है, सब कुछ ठीक तो है ना? तभी आकृति बोली, कुछ ठीक नहीं है, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा, भाई प्लीज़ आप उसे ले आओ। तभी रुद्र बोला, क्या मैं लेकर आऊँ, और वो भी तेरी दोस्त को? नो वे, घर में बहुत सारे नौकर हैं, उनमें से किसी को बोल दे, और वैसे भी मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। जैसे ही आकृति ने रुद्र के मुंह से यह सुना तो वो रुद्र से बोली। आकृति बोली, किसके साथ बिजी हैं आप, ज़रा बताएंगे मुझे? देखो, अथर्व भाई तो छोटू बेबी के साथ बिजी हैं, और भाभी के साथ भी, शिवांग भाई और गुनगुन भाभी के साथ बिजी हैं, और बाकी के काम देख रहे हैं। पर आपकी ज़िंदगी में कौन है? हो तो सिंगल ही ना, तो मेरा ये काम कर दो, प्लीज़ ले आओ ना। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है। भाई, जब मेरी उससे बात हुई थी वो फ़्लाइट में बैठ चुकी थी और लंदन से निकल चुकी है, और अब वो शायद एयरपोर्ट पहुँचने वाली होगी। प्लीज़ उसे ले आओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी रुद्र बोला, ठीक है, लेकिन ये लास्ट काम है तेरी किसी भी दोस्त को लाने का। जैसे ही आकृति ने यह सुना तो वो बोली। आकृति बोली, ये पहला ही काम है कि आप मेरी किसी दोस्त को लेकर आ रहे हैं। इससे पहले जब मैंने आपसे बोला था तो आपने नौकरों को भेज दिया था उन्हें लाने के लिए, और मैंने उनसे कहा था कि मेरा भाई आ रहा है उन्हें लेने। तभी रुद्र बोला, तूने बिना मुझसे पूछे उनसे ये कहा था कि मैं उन्हें लेने आ रहा हूँ। अगर मुझसे पूछती तो मैं मना ही करता। ठीक है, मैं जा रहा हूँ लेने, वैसे नाम क्या है उसका? तभी आकृति रुद्र की ये बात सुनकर बोली। आकृति बोली, किसका? तभी रुद्र आकृति की तरफ देख कर बोला। रुद्र बोला, उस लड़की का जिसे लाने के लिए देवी जी ने हुक्म किया है। तभी आकृति मुस्कुराते हुए बोली। आकृति बोली, उसका नाम शांभवी मेहता है, मैं उसकी फ़ोटो आपको भेज देती हूँ, आप उसे एयरपोर्ट से पिक कर लेना प्लीज़। देखो, वैसे भी मेरा हल्दी का फंक्शन वो मिस कर गई है, मैं नहीं चाहती कि मेहंदी का फंक्शन भी मिस करे, प्लीज़ भाई। आकृति ने रुद्र की ओर देखते हुए उसे काफ़ी प्यार से मक्खन लगाया। तभी रुद्र बोला, ठीक है, जा रहा हूँ, पर बस इस लड़की के अलावा किसी और लड़की को अगर तूने मुझे लाने के लिए भेजा तो मैं नहीं लेकर आऊँगा। तभी आकृति बोली, किसी और के लिए नहीं भेजूंगी, पक्का, प्रॉमिस। तभी रुद्र ये सुनकर वहाँ से अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर झट से वहाँ से चला गया। तो वहीं उसे जाता देख आकृति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आकृति रुद्र को जाता हुआ देखकर खुद से बोली। आकृति बोली, बस एक बार आप शांभवी से मिल लो, उसे देखकर तो अच्छों को उससे प्यार हो जाता है। मुझे यकीन है कि मेरी भाभी वही बनने वाली है, और वैसे भी आपके लिए वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे आप हो वो भी वैसी ही है, झल्ली एकदम। रुद्र निकल चुका है एयरपोर्ट के लिए शांभवी को लेने। अब शांभवी से उसकी ये मुलाकात क्या रंग लाएगी, ये तो सिर्फ और सिर्फ समय और आपकी राइटर यानी कि मैं जानती हूँ। रुद्र एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था और समय रहते वो पहुंच भी गया था। उसने एयरपोर्ट पर पता किया तो उसे पता चला कि लंदन वाली फ़्लाइट अभी थोड़ी देर में लैंड करने वाली है, और बाकी की फॉर्मेलिटीज़ के बाद सभी पैसेंजर बाहर आ जाएंगे। ये सुनकर रुद्र शांत था, वह बस शांभवी के आने का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर में उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया तो उसने फ़ोन चेक करके देखा, जिसमें शांभवी की फ़ोटो थी जो उसे आकृति ने थोड़ी देर पहले ही भेजी थी। उस फोटो को देखकर रुद्र ने एक नज़र उस पर डाली और फिर अपना फ़ोन अपने जेब में रख दिया। रुद्र एयरपोर्ट में शांभवी का इंतज़ार कर रहा था। वह विजिटिंग एरिया के पास ही खड़ा सभी पैसेंजर को देख रहा था कि तभी उसे एक लड़की सामने से अपने सामान के साथ काफ़ी स्ट्रगल करती हुई नजर आई। रुद्र उस लड़की के करीब गया तो न जाने उसे एक अनजाना एहसास हुआ। उस लड़की की पीठ रुद्र की तरफ को थी, जिस कारण रुद्र ने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा, लेकिन लंबे बालों को संभालते हुए वो लड़की अपने बैग को ट्रॉली में रखने की कोशिश कर रही थी। तभी रुद्र उस लड़की से बोला। रुद्र बोला, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? वो लड़की, जिसने अपने पीछे खड़े एक लड़के की आवाज़ सुनी, वो लड़की बोली, नहीं, मैं अपनी मदद खुद कर लेती हूँ, और वैसे भी मुझे पता है तुम जैसे लड़के अकेली लड़की को देखकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हो, इसलिए जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूँगी अपने बैग को। जैसे ही रुद्र ने यह सुना तो उसने उस लड़की के हाथों को पकड़ते हुए अपनी तरफ घुमाया, जिससे वो लड़की झटके से उसकी तरफ मुड़ गई। रुद्र गुस्से से उस लड़की की तरफ देखकर बोला। रुद्र बोला, जब कोई मदद के लिए पूछे ना तो या तो उसे साफ इनकार करना चाहिए या फिर उसकी मदद ले लेनी चाहिए, पर जिस तरीके से तुमने जवाब दिया है ना, मुझे लगता नहीं कि तुम मदद करने लायक इंसान हो। और क्या बोला तुमने कि सभी लड़के एक जैसे होते हैं?
लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं। सच में अगर लड़की तुम्हारे जैसी हो ना तो लड़के गे बन जाएं, लेकिन तुम्हारी मदद ना करें। तभी लड़की वह गुस्से से बोली, हाँ तो बन जाओ ना, मैंने तो नहीं कहा था कि मेरी मदद करने के लिए आओ। इतना कहकर उस लड़की ने अपने बालों को अपने चेहरे से साइड किया तो उसे लड़की का चेहरा देखकर रुद्र हैरान था। तो वहीं वो लड़की भी रुद्र को देखकर हैरानी से देखने लगी। रुद्र का गुस्से से भरा चेहरा और गुस्से से लाल आंखें उस लड़की को डराने के लिए काफ़ी थी। रुद्र बोला, तो अब एक काम करना, खुद ही आ जाना, राठौर मेंशन के बारे में तो पता ही होगा, और दोबारा मेरे सामने मत दिखना। तभी वो लड़की बोली, मिस्टर राठौर आप थे, मुझे लगा कोई और है। आप तो जानते हैं ना जमाना कैसा हो चुका है, आजकल का माहौल कैसा है। तभी रुद्र बोला, इनफ इज़ इनफ, अपनी बकवास बातें बंद रखो, ऐसी हरकतें पसंद नहीं है मुझे। तभी शांभवी बोली, मुझे भी पसंद नहीं है, पर आपको भी समझना चाहिए ना, एक अकेली लड़की खड़ी है यहाँ पर, उसने खुद को किस तरीके से मैनेज किया है, और आप रैंडम किसी भी लड़की से ये कह रहे हो कि आप उसकी मदद करने के लिए आए हो, तो कोई भी लड़की गलत ही समझेगी ना। तभी रुद्र बोला, तुम्हारी जैसी पैदल बुद्धि की होगी तो यही समझेगी, और कोई अच्छे दिमाग की लड़की होगी तो उसे लगेगा कि एक जेंटलमैन उसकी मदद कर रहा है। मिस शांभवी मेहता। तभी शांभवी ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, शांभवी बोली, सॉरी मिस्टर राठौर, वैसे आप गाड़ी लेकर आए हैं ना, आकृति ने बताया था कि आप मुझे पिक करने आएंगे। तो वहीं रुद्र बोला, हाँ यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई कि तुम्हें पिक करने के लिए आ गया। यू नो वॉट, आकृति की अभी तक जितनी भी दोस्त आई हैं ना, तुम उन सब में सबसे ज़्यादा बैल बुद्धि हो। तभी शांभवी बोली, शट अप मिस्टर राठौर, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी मुंह में आएगा वो बोलोगे। समझ क्या रखा है आपने मुझे, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ भी बोलने की। आपको क्या लगा था आप कुछ भी बोलेंगे और मैं सब सुन लूँगी। लिसन, मैं आपको सिर्फ अभी आकृति की वजह से टॉलरेट कर रही हूँ। तभी रुद्र बोला, मैं भी सिर्फ आकृति की वजह से ही टॉलरेट कर रहा हूँ तुम्हें, नहीं तो जिस तरीके से तुमने अभी कुछ कहा था ना, तुम्हें जिस प्लेन से आई हो उसी प्लेन के आगे धक्का देने का मन कर रहा है मेरा। तभी शांभवी बोली, और मेरा मन कर रहा है कि आपको भी अपने साथ लेकर मरने का। तभी रुद्र बोला, ओह प्लीज़, मैं ना तुम्हारे साथ मरना तो छोड़ो, तुम्हारे साथ खड़ा भी नहीं रहना चाहता, और वैसे भी मैंने अभी बहुत जीना है, तुम्हारी जैसी लड़की के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद थोड़ी ना कर सकता हूँ मैं। रुद्र बोला, तो अब अपना सामान उठाओ, और जैसे तुम बोल रही थी ना कि मैनेज कर लोगी, वैसे ही मैनेज करके गाड़ी तक लेकर आओ और गाड़ी में बैठो। इतना कहकर रुद्र वहां से जाने को हुआ, वहीं शांभवी अपना उतना सारा सामान देखकर गुस्से से रुद्र को घूरने लगी। शांभवी ने रुद्र से कहा, शांभवी बोली, हाँ हाँ चले जाओ चले जाओ, आकृति को बताऊंगी कि उसके भाई ने मुझे किस तरीके से परेशान किया है, फिर अच्छे से पिटाई लगाएगी वो तुम्हारी। तुम जानते हो ना मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, और बेस्ट फ्रेंड को अगर कोई परेशान करता है तो क्या होता है। ये सुनकर रुद्र थोड़ा रुका और फिर पीछे मुड़कर शांभवी को देखने लगा। रुद्र शांभवी की बातें सुनकर गुस्से में आ चुका था, इसलिए वो उससे घूरते हुए बोला। रुद्र बोला, तुम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हो, पर मैं भाई हूँ उसका, और ज़्यादा बकवास करोगी ना तो यहीं किसी को दे दूंगा और बोल दूंगा कि तुम आई नहीं थी। जैसे ही शांभवी ने यह सुना वो रुद्र से बोली। शांभवी बोली, हाँ हाँ हलवा है जैसे, मुझे किसी को भी दे देना। तभी रुद्र बोला, मेरे लिए तो तुम मैगी हो, 2 मिनट में गायब कर दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी शांभवी रुद्र की तरफ देखकर एटीट्यूड से बोली। शांभवी बोली, मैगी को बनने में 10 मिनट लगते हैं रुद्र। तभी रुद्र बोला, तो तुम्हें पता है कि 10 मिनट में तुम्हारा काम तमाम हो सकता है। अच्छा है, पता भी होना चाहिए, और ये बात भी अपने दिमाग में घुसा लो कि मुझसे उलझना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं जितना शांत शरीफ हूँ उससे कई ज़्यादा गुस्सैल भी हूँ, और शराफत में तब दिखाऊंगा जब तुम मुझे बेवजह छेड़ोगी, इसलिए बेहतर होगा कि हद में रहो अपनी। शांभवी बोली, और तुम भी अपनी हद में रहो, समझे, मुझे भी छेड़ोगे तो पछताओगे। रुद्र बोला, फिलहाल तो इस बात से पछता रहा हूँ कि अपनी बहन के कहने पर तुम्हें यहाँ लेने आ गया, अब चलो देर हो रही है। तभी शांभवी बोली, हाँ तो सामान उठाओ। तभी रुद्र शांभवी की तरफ देख कर बोला। रुद्र बोला, नौकर नहीं हूँ तुम्हारा, राजस्थान के सबसे बड़े घराने का वारिस हूँ मैं, और तुम्हें क्या लगा तुम्हारा सामान उठाऊंगा मैं। तभी शांभवी बोली, तो आए किस लिए हो यहाँ, नौकर को भेज देते, कम से कम सामान उठाकर गाड़ी में तो रख लेता वो। जैसे ही रुद्र ने यह सुना तो उसने घूर कर शांभवी को देखना शुरू कर दिया। इतना सुनते ही रुद्र गुस्से में शांभवी को घूर रहा था। फिर उसने सोचा कि इस तरीके से बहस करने से अच्छा है चुपचाप इस लड़की का सामान उठाओ और इसे गाड़ी में फेंक कर सीधे घर ले जाओ। रुद्र ने उसकी तरफ देखते हुए कुछ नहीं कहा
और उसका सामान उठाकर सीधे पार्किंग लॉट की तरफ अपनी गाड़ी के पास ले आया। उसने सामान को पीछे डिग्गी में डाला और फिर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। वहीं शांभवी बड़े ही स्टाइल से पीछे की सीट में बैठने को हुई तो रुद्र बोला, ड्राइवर नहीं हूँ मैं तुम्हारा, इसलिए चुपचाप आगे बैठो, नहीं तो यहीं फेंक दूंगा। तभी शांभवी ने उसकी ओर देखते हुए गुस्से से पीछे का दरवाज़ा बंद किया और आगे जाकर बैठ गई। रुद्र ने अपने बगल में बैठी शांभवी को देखा और रुद्र बोला, दोबारा अगर गाड़ी के दरवाजे को इस तरीके से बंद किया ना तो तुम्हारे सारे नट बोल्ट कस दूंगा मैं। तभी शांभवी रुद्र की तरफ देखकर बोली, शांभवी बोली, और दोबारा अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की ना तो इसी गाड़ी के दरवाजे की तरह तुम्हें भी पटक पटक कर अच्छा सबक सिखाऊंगी। तभी रुद्र बोला, हाथ लगाकर दिखाओ ज़रा, फिर बताता हूँ। तभी शांभवी बोली, और तुम भी हाथ लगाकर दिखाओ ज़रा, फिर बताती हूँ तुम्हें मैं कि शांभवी मेहता से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। तो वहीं रुद्र शांभवी की तरफ देखकर बोला, रुद्र बोला, तुमसे उलझना तो छोड़ो, मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकना चाहता हूँ। तभी शांभवी बोली, मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे आसपास आने का, आकृति ने बड़ी तारीफ करी थी तुम्हारी, सच में, वैसे तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। तभी रुद्र बोला, और तुम्हारे बारे में भी कौन सा उसने जो बातें कही थी वो सारी सच निकली हैं। तभी शांभवी रुद्र की तरफ देखकर बोली, शांभवी बोली, मेरे बारे में उसने जो कुछ भी कहा है ना वो बिल्कुल सच ही कहा है, लेकिन दुष्ट लोगों के साथ दुष्टता दिखानी पड़ती है, इसलिए तुम्हारे साथ भी दुष्टता दिखा रही हूँ। तभी रुद्र बोला, हाँ तो मैं भी वैसा ही हूँ जैसा आकृति ने तुम्हें बताया है, लेकिन चुड़ैल के साथ भी थोड़ा चुड़ैलपना दिखाना पड़ता है। तभी शांभवी रुद्र की ये बात सुनकर उसे घूरते हुए बोली, शांभवी बोली, तुमने मुझे चुड़ैल कहा? तभी रुद्र बोला, जो तुम हो उसे पब्लिकली बताने में कैसी शर्म। तो वहीं शांभवी रुद्र की ये बात सुन बोली, शांभवी बोली, चुड़ैल ना खून चूस जाती है। तभी रुद्र बोला, चूस तो रही हो तुम मेरा दिमाग। तभी शांभवी रुद्र की बात सुन बोली, शांभवी बोली, और चुड़ैल पीछा भी नहीं छोड़ती, कहीं ऐसा ना हो जाए जिंदगी भर के लिए चुड़ैल तुम्हारे पीछे पड़ जाए। तभी रुद्र बोला, हाँ तो मैं भी तांत्रिक से कम नहीं हूँ, मेरे पीछे पड़ोगी तो भगा दूंगा। तभी शांभवी गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोली, शांभवी बोली, मैं तुम्हें पकड़ कर कहीं जाऊंगी नहीं। तभी रुद्र बोला, देखते हैं कैसे नहीं जाती हो। शांभवी बोली, देख लेना, तुमने मुझे चुड़ैल कहा ना, अब तुम्हें दिखाती हूँ कि चुड़ैल कैसी होती है। तभी रुद्र बोला, और मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा कि तांत्रिक कैसे होते हैं, जो चुड़ैल को कैद करके बोतल में डालकर समंदर में फेंक देते हैं। तभी शांभवी बोली, पर यहाँ तो समंदर है ही नहीं। तभी रुद्र शांभवी की ये बात सुनकर बोला, रुद्र बोला, कोई बात नहीं, हमारे घर में एक बड़ा सा तालाब है, वहाँ डाल दूंगा तुम्हें। शांभवी ने गुस्से से रुद्र को घूरा। इस समय कार में गर्मा गर्मी का माहौल हो रखा था। शांभवी बोली, बातें बनवा लो बस तुमसे, चलो मुझे देर हो रही है, तुम्हारी वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड की मेहंदी की रस्म छूट जाएगी। रुद्र बोला, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ना मेरी सगी बहन है, इसलिए ज़्यादा बकवास तो करो मत। तभी शांभवी बोली, कौन बोल रहा है? अभी तुम बोल रहे हो, और मैं तो बोल दूंगी कि देर तुम्हारी वजह से हुई है। तभी रुद्र शांभवी की तरफ देखकर बोला, रुद्र बोला, हाँ और जैसे मैं तो कुछ बोलूँगा ही नहीं, है ना? सुनो, अगर तुमने घर में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना तो मैं तुम्हें। शांभवी बोली, क्या 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 मैं तुम्हें, हैं धमका रहे हो मुझे तुम? तभी रुद्र बोला, धमकी नहीं देता हूँ मैं। रुद्र सिंह राठौर सीधे एक्शन करता है, अभी बताता हूँ। जैसे ही रुद्र ने शांभवी से ये कहा तो शांभवी थोड़ा डर गई। शांभवी को धमका कर रुद्र ने गाड़ी की स्पीड शुरू करी और उसे दौड़ाने लगा। शांभवी इस स्पीड को देखकर डर चुकी थी। उसने रुद्र को रोकते हुए कहा। शांभवी बोली, ये कैसी गाड़ी चला रहे हो तुम? रोको गाड़ी, इतनी स्पीड में चलाओगे तो सीधे यमराज के दर्शन होंगे हम दोनों को। तभी रुद्र बोला, मुझे थोड़ी ना होंगे, तुम्हें होंगे। मैं तो गाड़ी चलाते चलाते भी गाड़ी से बाहर कूद सकता हूँ। सोच लो, तुम और गाड़ी एक साथ खाई में, फिर कल न्यूज़ आएगी। बेस्ट फ्रेंड की शादी में आई शांभवी मेहता की हुई मौत, सॉरी दर्दनाक मौत। कितना अच्छा लगेगा ना? शांभवी बोली, आत्मा बन के ना तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगी अगर मुझे मारने के बारे में सोचा भी तो। तभी रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, सोचना क्या इसमें, मैं तो प्लानिंग बना कर आया हूँ कि आज तो तुम्हारी लाश ही घर जाएगी। तभी शांभवी रुद्र की ये बात सुन बोली। शांभवी बोली, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम ऐसी बात बोल रहे हो? तभी रुद्र बोला, बिल्कुल नहीं, इसमें शर्माना कैसा, तुम ही तो बोल रही थी ना कि तुम चुड़ैल बनकर मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी, तो अब मैं तुम्हें असलियत में चुड़ैल बना रहा हूँ। मरने के बाद लड़कियाँ चुड़ैल ही तो बनती हैं। तभी शांभवी गुस्से से बोली,
अगर मैं मर गई ना, याद रखना सारा इल्ज़ाम तुम पर आएगा। आकृति को पता है कि तुम मुझे लेने आ रहे हो। तभी रुद्र बोला, आकृति को ये पता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, पर ये नहीं पता कि मैंने तुम्हें पिक कर लिया है। मैं तो कह दूंगा कि मैं तो तुम्हें लेने गया था, पर तुम एयरपोर्ट पर दिखी ही नहीं, तो मैं खाली हाथ आ गया। तभी शांभवी बोली, कितने दुष्ट हो ना तुम, मेरी मर्डर की प्लानिंग कर रहे हो और खुद को राठौर खानदान का वारिस कहते हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? यह सुनकर रुद्र बोला, जिसने की शर्म उसके फूटे करम जाने मन। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। इतना कहकर रुद्र ने स्पीड और तेज कर दी। वहीं शांभवी अब भगवान का नाम जपते हुए अपनी आंखों को कस के बंद करके रखी हुई थी। उसे अंदाजा हो गया था कि उसका कभी भी भगवान के साथ मिलन हो सकता है। वहीं रुद्र को बहुत मजा आ रहा था शांभवी की हालत को देखकर। उसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट थी कि उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे कितनी खुशी हो रही है शांभवी को इस कदर डर में देखकर। तभी रुद्र ने बड़ी तेजी से ब्रेक लगाया और शांभवी, जिसने अभी तक अपनी आंखें बंद की हुई थी, वो अचानक घबराते हुए जोर से चिल्लाकर बोली। शांभवी बोली, बचाओ मुझे, मुझे अभी नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचाओ भगवान जी, मुझे बचाओ। इतना कहकर उसने अपनी आंखों को पूरी तरीके से खोल दिया तो उसे सामने एक बहुत बड़ा प्यारा सा मेंशन बहुत ही प्यारे तरीके से सजा हुआ दिखाई दिया। उसे मेंशन के चारों तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे थे। शांभवी अपनी आंखों को मलते हुए बोली। शांभवी बोली, इतनी जल्दी स्वर्ग भी आ गया क्या? तभी रुद्र बोला, हाँ स्वर्ग आ गया, अब तुम नर्क में जाने वाली हो। यह सुनकर शांभवी रुद्र से बोली। शांभवी बोली, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, ये स्वर्ग मेरे लिए ही है। भगवान ने कहा है कि पहले तुम्हें नर्क छोड़ दूं, उसके बाद आराम से स्वर्ग में अप्सराओं के साथ एंजॉय करना, इसलिए तो मैं तुम्हें नर्क छोड़ने जा रहा हूँ। चलो बाहर निकलो अब। इतना कहकर रुद्र ड्राइविंग सीट से निकलकर बाहर आया और शांभवी को भी बाहर निकलने के लिए कहा। शांभवी, जो कि बाहर निकलना नहीं चाह रही थी, उसे जबरदस्ती बाहर निकलना पड़ा। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकली तो उसने देखा कि एक महल जैसा मेंशन उसके सामने है। रुद्र चुटकी बजाते हुए बोला, घर आ गए हैं हम, अब अपना सामान उठाओ और चलती बनो यहाँ से। तभी शांभवी बोली, ये तुम्हारा घर है? तभी रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स मेरा घर है, कोई शक है क्या तुम्हें? तभी शांभवी बोली, ये किसी महल से कम नहीं है, बहुत सुंदर है। तभी रुद्र बोला, आई नो स्वीट हार्ट। इतना कहकर रुद्र ने एक नौकर को बुलाया और गाड़ी की डिग्गी से बैग निकलवा कर उसे शांभवी के रूम में रखवाने के लिए कह दिया। शांभवी के लिए रूम पहले से ही तैयार रखवाया हुआ था, इसलिए रुद्र शांभवी को लेकर सीधे अंदर की तरफ चला गया। हॉल में पहुंचते ही शांभवी आकृति से मिली। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर खुशी से गले मिलने लगी। शांभवी उसके बाद सभी घर वालों से मिली। सभी को शांभवी बहुत पसंद आई थी, चुलबुली सी लड़की जिसने आते ही घर में शादी की रौनक लगा दी थी। वहीं शांभवी अपने कुछ और दोस्तों से मिली। उन लोगों ने तो आकृति की शादी में चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वहीं रुद्र और शांभवी के बीच अभी भी एक अनदेखी तकरार चालू थी। घर वाले जब जब शांभवी की तारीफ करते तो रुद्र गुस्से में आ जाता। वहीं जब शांभवी को कुछ सुनाता तो शांभवी और उसके बीच जमकर लड़ाई हो जाती। शाम को मेहंदी का फंक्शन था और रात को संगीत का, इसलिए थोड़ी ही देर में मेहंदी का प्रोग्राम भी शुरू हो गया। रुद्रांश और आकृति दोनों ही मेहंदी के वेन्यू में बैठे हुए थे। सभी लोगों ने अपने अपने हाथों में मेहंदी लगवानी शुरू कर दी। आकृति के हाथों में मेहंदी लग रही थी, वहीं रुद्रांश आकृति के हाथों में मेहंदी लगाते हुए देख रहा था। उसके हाथों में भी थोड़ी सी मेहंदी शगुन के तौर पर लगा दी गई थी, जिसमें आकृति का नाम बड़े ही प्यार से लिखा हुआ था। रुद्रांशी की भी मेहंदी लग रही थी। शगुन की मेहंदी की शुरुआत हो चुकी थी। यह मेहंदी की रस्म रुद्र और शांभवी को किस तरीके से करीब लेकर आने वाली है, जानना दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको इन दोनों के बीच की ये तकरार और ये प्यार भरी केमिस्ट्री कैसी लग रही है, ज़रूर बताइएगा। साथ ही में कहानी का ये भाग कैसा लगा ये बताना भी ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए देख सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।